हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे फिर से स्वागत है। हमारे सीरीज में आज का जो सब्जेक्ट है वो है आर्थिक समीक्षा। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, जो जीएसडीपी है यानी सकल राज घरेलू उत्पाद, इस पर नई श्रृंखला के आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो 2018-19 में स्थिर मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर है वो कितना प्रतिशत है? 10.53%। और वर्तमान मूल्य पर ये 15.01% थी, जो देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से काफी अधिक है। ठीक है, यानी जो इसका वृद्धि दर है वो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2018-19 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल राज घरेलू उत्पाद 5,57,490 करोड़ रुपए है और 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 3,94,350 करोड़ रुपए था। 2018-19 में राज्य में निवल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 5,13,881 करोड़ रुपए और स्थिर मूल्य पे 3,59,030 करोड़ रुपए था। पुनः 2018-19 में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पे कितना? 47,541 रुपए और स्थिर मूल्य पे 33,629 रुपए था। जीएसवीए यानी सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का हिस्सा जो है वह 21.3%, 19.7% और 59%। यानी प्राथमिक में जो हिस्सा था सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में वो 21.3% था, द्वितीयक में 19.7 और तृतीयक क्षेत्रों का जो हिस्सा था वो था 59%। द्वितीयक क्षेत्र के अंदर निर्माण और विनिर्माण राज्यगत मूल्यवर्धन में मुख्य योगदान देता है, यानी मुख्य ये योगदाता है जिनका 2018-19 में क्रमशः 9.5% और 8.2% हिस्सा था और पिछले 5 वर्षों में हिस्सा लगभग जो है अपरिवर्तित रहे हैं। 2013-14 से 2018-19 के बीच समग्र द्वितीयक क्षेत्र का जो योगदान है वो 19 से 20% के बीच है और तृतीयक क्षेत्र में मुख्य जो व्यापार और मरम्मत सेवाएं हैं इसका जो परसेंटेज है वो है 18.2% और अस्थावर जो संपदा है, आवास, स्वामित्व और पेशेवर सेवा जो है ये कितना था? 9.1%। बिहार के सकल राज्यगत जो मूल्यवर्धन में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है वह 2013 से 2018-19 के बीच जो है बढ़ा है। पेट्रोल की खपत के आधार पर पटना, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, जबकि प्रति व्यक्ति लघु बचत के आधार पर पटना, सारण और बक्सर राज्य अपेक्षाकृत समृद्ध जिले हैं। 2018-19 में बिहार में राजकोषीय वित्त व्यवस्था के प्रबंधन में बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के संकल्पों का पालन किया गया है। इस वर्ष राजकोषीय घाटा सकल राज घरेलू उत्पाद के 2.68%, राजस्व अधिशेष सकल राज घरेलू उत्पाद के 1.34%, राज्य सरकार की लोक ऋण संबंधी देनदारी सकल राज घरेलू उत्पाद के 32.34% के बराबर थी। 2018-19 में बिहार में कुल राजस्व प्राप्ति 1,31,793 करोड़ रुपए, पूंजीगत प्राप्ति 20,494 करोड़ रुपए, राज्य में जो राजस्व व्यय था वो था 1,24,897 करोड़ रुपए और कुल व्यय 1,54,655 करोड़ रुपए था। 2018-19 में राजस्व प्राप्ति पिछले वर्ष से जो है 12.2% बढ़ी और राजस्व व्यय 21.7% बढ़ा। वहीं इस अवधि में पूंजीगत जो व्यय था इसमें जो है 12% घटकर 29,759 करोड़ रुपए रह गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। याद रखिए ये जो परसेंटेज है ना, पूरा डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, बट जो परसेंटेजों में वृद्धि हुई है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुल व्यय में राजस्व लेखे पर जो व्यय का हिस्सा था 2017-18 के अनुसार 75.2% से बढ़कर 2018-19 में 80.8% हो गया था।
ठीक है। और पूंजीगत जो लेखे का व्यय है वो वर्ष 2017-18 के 24.8% से बढ़कर 2018-19 में 19.2% रह गया। पर 1,54,655 करोड़ रुपए के कुल व्यय में से 1,07,737 करोड़ रुपए यानी 69.7% विकासमूलक व्यय थे। राज्य सरकार का वेतन और पेंशन पर जो व्यय है 2018-19 में पिछले वर्ष से 12.2% बढ़कर 35,996 करोड़ रुपए पहुंच गया था। 2018-19 में सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं पर व्यय 38,691 करोड़ रुपए, 58,284 करोड़ रुपए और 27,918 करोड़ रुपए था। इन शीर्षों के तहत गत वर्ष की अपेक्षा 15.9%, 27.3% और 18.9% वृद्धि दिखी। देखिए ये सारे जो डेटा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको सिर्फ डेटा ही मिलेगा, तो समझाने की कोई इसमें मतलब की बात ही नहीं है। जितना आप डेटा जो है आप रिवीजन कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब पूरा डेटा याद मत करिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जीएसडीपी है, ये सारे जो है जो बिहार में परिवर्तन हुए हैं, किन किन क्षेत्रों में ज़्यादा मतलब कि बदलाव आए हैं, कहाँ कहाँ पे बजट में ज़्यादा वृद्धि हुई है, कमी आई है, तो ये सारे जो डेटा है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2018-19 में कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं पर व्यय के हिस्से में 2% अंकों की वृद्धि हुई और आर्थिक सेवाओं और सामान्य सेवाओं के हिस्से में जो है 1% अंकों की गिरावट आई। तो याद रखिएगा जिस तरह से इसमें बताया गया कि सामाजिक सेवाओं पर जो है 2% अंकों की वृद्धि हुई, लेकिन जो अन्य सेवाएं, सामान्य सेवाएं कह सकते हैं, इसमें जो इनकी हिस्सा थी 1% की जो है गिरावट आई। 2018-19 में सामाजिक सेवाओं पर व्यय गत वर्ष से 27.3% बढ़कर 58,284 करोड़ रुपए हो गया था। और 2018-19 में सामाजिक सेवाओं के 3 मुख्य शीर्षों पर व्यय इस प्रकार थे। किस किस पर थे? तो देखिए जो शीर्ष मतलब कि व्यय थे 2018-19 में सामाजिक सेवाओं में, वो था शिक्षा पे, खेल और कला एवं संस्कृति पे। 28,080 करोड़ रुपए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, 7,318 करोड़ रुपए और जलापूर्ति स्वच्छता, ठीक है, आवास एवं नगर विकास 15,638 करोड़ रुपए। इन तीनों घटकों पर व्यय की वृद्धि जो थी क्रमशः इस प्रकार थी: 13.1%, 18.4% और 105.5%। 2018-19 के अंत तक राज्य सरकार की कुल बकाया देनदारियां 1,68,921 करोड़ रुपए थी, जो पिछले वर्ष की कुल व्यय बकाया देनदारियों में से जो है 7.7% अधिक है। 2018-19 के अंत में राज्य की कुल बकाया देनदारी में 74.7% हिस्सा लोक ऋण का और शेष हिस्सा लघु बचतों जो लघु बचत थे इनमें भविष्य निधि, आरक्षित निधि और जमा एवं अग्रिमों का था। राज्य सरकार की कुल जो उधारियां थी 2018-19 में ये 18,668 करोड़ रुपए थी, जो 2017-18 में 13,169 करोड़ रुपए और 2016-17 में 21,577 करोड़ रुपए थी, यानी 2018-19 में बढ़ गया था। एक महत्वपूर्ण विकास यह भी हुआ कि 2018-19 में लोक ऋण की अदायगी में पिछले वर्ष की अपेक्षा 55.4% वृद्धि हुई। ये महत्वपूर्ण विकास हुआ। लोक ऋण की अदायगी 2017-18 में 4,654 करोड़ रुपया था और 2018-19 में बढ़कर ये कितना हो गया? 7,230 रुपए हो गई थी। और इसके बाद देखिए 15वें वित्त आयोग ने 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है और उसकी अनुशंसा के अनुसार 2020-21 के लिए कुल जो वितरणीय संसाधन कोष है इसमें बिहार का हिस्सा जो है वर्तमान 9.67% से बढ़कर कितना कर दिया गया है? 10.06% हो गया है। ठीक है, इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है वो आपका है कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र। तो चलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। देखिए अगर विगत 2 दशकों की बात करें तो बिहार की जो अर्थव्यवस्था है इसमें ढांचागत बदलाव आया है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद की क्षेत्रगत संरचना में कृषि क्षेत्र से सेवा क्षेत्र की ओर शिफ्ट से स्पष्ट होता है। तृतीय क्षेत्र के हिस्सों में वृद्धि के कारण राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में
कृषि क्षेत्र का सापेक्ष हिस्सा 2001 के 35.8% से घटकर 2017-18 में 19.7% रह गया। ऐसा तृतीय क्षेत्र के हिस्से में वृद्धि के कारण हुआ। हालांकि इसका जारी महत्व इस बात में भी निहित है कि राज्य की 70% से भी आबादी जो है कृषि कार्यों में लगी हुई है। शीतोष्ण क्षेत्र के उपोष्ण अंचल में अवस्थित बिहार की जो अवस्थिति है 24 डिग्री 20 मिनट से 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश और 83 डिग्री 19 मिनट से 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित है। बिहार में सकल राजकीय मूल्यवर्धन में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों का जो योगदान है 2013-14 में 22.8% से घटकर 2018-19 में 19.3% रह गया था। 2018-19 में राजकीय मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान जो था यानी 10.6% का योगदान फसल क्षेत्र का था और सबसे कम जिसका योगदान था वो था मत्स्य खेत एवं जल कृषि क्षेत्र का। इसमें 1.5% का जो है सबसे कम योगदान था। सकल राजकीय मूल्यवर्धन में फसल क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2018-19 में 10.6% था, लेकिन वर्ष 2013-14 के 14.2% से यह 3.6% अंक घट गया। 2015-16 से 2017-18 के बीच राज्य में भूमि के उपयोग का पैटर्न सामान्यतः क्या रहा, अपरिवर्तित रहा, कोई बदलाव नहीं हुआ। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में जो कृषि भूमि का कह सकते हैं जो हिस्सा है वो अच्छा खासा हिस्सा है, क्योंकि वर्ष 2017-18 में कुल बुआई क्षेत्र जो था 56% था और 2017-18 में सकल शस्य क्षेत्र 75.25 लाख हेक्टेयर था, जो 144% फसल सघनता को दर्शाता है। विभिन्न पेड़ों बागवानों के अंतर्गत भूमि 2.48 लाख हेक्टेयर थी, जो कि राज्य के कुल क्षेत्र का ये 2.6% था, जबकि वर्ष 2017-18 में अस्थायी चारागाह राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना था 0.2%। कुल अकृषि यानी भूमि जो था जो कृषि के लिए नहीं था उस भूमि में वर्ष 2015-16 के कह सकते हैं 41.55 लाख हेक्टेयर से घटकर 2017-18 में 41.18 लाख हेक्टेयर की जो है शेष रह गई थी। यानी जो अकृषि भूमि थी वो 41.55 लाख हेक्टेयर से जो घटकर कितना हो गया था 41.18 लाख हेक्टेयर 2015-16 से 2017-18 के बीच। और कुल भौगोलिक क्षेत्र का यह जो हिस्सा था 44% है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 11.1% हिस्सा प्रति भूमि के अंतर्गत है। 2017-18 में कुल अकृषि भूमि जो है सर्वाधिक यानी 3.11 लाख हेक्टेयर गया जिले में थी और सबसे कम 0.15 लाख हेक्टेयर जो है शेखपुरा में थी। 2017-18 में भोजपुर, मधुबनी, रोहतास और सुपौल जिला में वर्तमान प्रति 2% से भी कम है। 2017-18 में शिवहर, अररिया, मधुबनी, सीतामढ़ी में कुल अकृषि भूमि यानी वर्तमान प्रति को छोड़कर 29.6% इसका हिस्सा था और इस प्रकार बिहार में कृषि और कृषितर परियोजनाओं के लिए भूमि उपयोग के पैटर्न में जिलों के बीच में काफी अंतर है। सर्वाधिक कह सकते हैं कि शुद्ध बुआई क्षेत्र जो है पूर्वी चंपारण में था 2.83 लाख हेक्टेयर और सबसे कम शिवहर में 0.23 लाख हेक्टेयर। वही 2017-18 में फसल सघनता सहरसा में सर्वाधिक थी और सबसे कम भोजपुर में। तो याद रखिएगा 2017-18 में लगभग 20 जिलों में फसल सघनता राज्य के औसत से अधिक दर्ज की गई। कैमूर, जमुई, पश्चिमी चंपारण, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है गया, रोहतास और नवादा। इन जिलों में कुल 5.06 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र था, जो राज्य के कुल वन क्षेत्र का 80% से भी अधिक है। इसके बाद देखिए कुछ भूमि उपयोग के आंकड़े दिए गए हैं 2017-18 के आंकड़े प्रतिशत में है। तो देख सकते हैं जो अकृषि भूमि वर्तमान प्रति को छोड़कर जो है वो है 2.8 ये प्रतिशत में है। वन का जो प्रतिशत है यहाँ पे देख सकते हैं 0.6% है। कृषि उत्सर भूमि 0.5, प्रति भूमि 11.1, कृषि के लिए जो अनुपलब्ध भूमि है 23% है और शुद्ध बुआई क्षेत्र जो है 56% है। ठीक है,
इसके बाद बिहार में जोतों का वर्ग वार जो है वितरण 2010-11 और 2015-16 के बीच जो है तुलना किया गया, दिखाया गया है। इस पूरे आंकड़े को आप जो है देख सकते हैं। तो मैं इस आंकड़े को जो है यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके आंकड़े को जो है देख सकते हैं। इसके बाद देखिए, विगत 4 वर्षों में सकल शस्य क्षेत्र में दलहनी फसलों का क्षेत्रफल जो है घटता गया है। हालांकि 2018-19 में उसमें सुधार भी हुआ है। 2018-19 में दलहनी फसलों के क्षेत्रों में या क्षेत्रफल में जो है सुधार किया गया था, लेकिन इससे पहले जो है इसका क्षेत्रों में कमी आई थी। बिहार में कुल खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2018-19 में 163.12 लाख हेक्टेयर टन था, जो 2014-15 में 147.50 लाख टन ही था। विगत 5 वर्ष में सकल शस्य क्षेत्र में तिलहन और रेशेदार फसलों दोनों के हिस्सों में लगातार गिरावट दिखी। 2018-19 में सकल शस्य क्षेत्र में खाद्यान्न फसलों का 94% हिस्सा राज्य में कृषि की जीवन निर्वाह वाली प्रकृति का संकेतक है, यानी कि 94% हिस्सा जो है राज्य में कृषि जीवन निर्वाह के रूप में की जाती है। महत्वपूर्ण नगदी फसल के बतौर ई का सकल शस्य क्षेत्र जो है 2017-18 में 3.3% हिस्सा था। पारंपरिक खाद्यान्न जो है अर्थव्यवस्था के अनुरूप बिहार में उपजाई जाने वाली प्रमुख खाद्य फसलें चावल, गेहूं, मक्का और दलहन शामिल हैं। 2017-18 में अनाजों का उत्पादन 143.21 लाख टन था, जो 4.21% से बढ़कर 2018-19 में 158.58 लाख टन हो गया था। इस वृद्धि के बड़े हिस्से का कारण अधिक जो है उत्पादकता है, जो 4.31% वृद्धि दर्ज करते हुए 2014-15 के 2328 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 2018-19 में 2636 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया। तो ये याद रखिएगा कितना बढ़ा था 2018-19 में। बाद गेहूं का उत्पादन वर्ष 2014-15 में 35.70 लाख टन था, जो वर्ष 2018-19 में बढ़कर लगभग 64.66 लाख टन हो गया। वहीं मक्का का उत्पादन इस अवधि में 24.79 लाख टन से 31.94 लाख टन पहुंच गया, यानी इन दोनों में जो है 2014-15 से 2018-19 के बीच में वृद्धि हुआ। चावल में देखिए 2014-15 में 82.42 लाख टन था उत्पादन, जो वर्ष 2014-15 का था वो कितना था 82.42 लाख टन, लेकिन 2018-19 में घट गया और 61.56% रह गया। इसकी उत्पादकता में भी 3.61% की दर से जो है गिरावट दर्ज की गई। 2018-19 में 2014-15 के 2525 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से 1948 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रह गया था। दलहनों का उत्पादन 2014-15 से 1.89% की वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2018-19 में 4.53 लाख टन हो गया। इसमें अधिकांश वृद्धि किसके कारण हुई? रबी दलहनों के कारण, जिसका श्रेय मसूर को, इसके बाद गर्मा मूंग को, इसके बाद चना को दिया जाता है, यानी इन तीनों में वृद्धि दर्ज की गई। गत 5 वर्षों में रबी फसलों का उत्पादन जो है 2.71% की वार्षिक दर से बढ़ा है और औसत उत्पादकता 897 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया है। वहीं खरीफ दलहनों का अगर बात करें तो उत्पादन वर्ष 2017-18 के 22.01 लाख टन से बढ़कर 2018-19 में 23.22 लाख टन हो गया। इस अवधि में औसत उत्पादकता 843.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई। हालांकि कुछ कह सकते हैं कुल तिलहनों का उत्पादन थोड़ा घटा है और 2014-15 के 1.27 लाख टन से 2018-19 में 1.25 लाख टन रह गया। लेकिन वर्ष 2014-15 की अपेक्षा 2018-19 में मूंगफली और सरसों के उत्पादन का स्तर बढ़ता दिखा। इसमें वृद्धि हुई क्रमशः मूंगफली में 9.7% की वृद्धि और जो सरसों था इसमें 2.7% की वृद्धि दर्ज हुई। वहीं तिलहनों की उत्पादकता 4% की वार्षिक दर से बढ़कर 2014-15 में जो है 1093 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से 2018-19 में 1247 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई।
2018-19 में चावल की सर्वाधिक यानी 4105 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादकता वाला जो जिला है वह है रोहतास। सबसे कम जो प्रति हेक्टेयर उत्पादकता वाला जो जिला है वह है सीवान जिला। चावल के उत्पादन के लिहाज से शीर्ष 3 जिलों के बारे में अगर बात करें तो पहला स्थान आता है रोहतास, इसके बाद औरंगाबाद और इसके बाद कैमूर का। और गेहूं जो है बिहार की ये सर्वप्रमुख रबी फसल है जो नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। 2017-18 में गेहूं के उत्पादन स्तर के लिहाज से 3 जो प्रमुख जिले हैं उसका पहला स्थान इसमें आता है गेहूं के उत्पादन में रोहतास का, इसके बाद मुजफ्फरपुर का, इसके बाद सीतामढ़ी का जो है स्थान आता है। उत्पादकता के मामले में 3 शीर्ष जिले कौन कौन से हैं? मधेपुरा है, बेगूसराय है और इसके बाद नेक्स्ट है रोहतास का स्थान। उत्पादकता के स्तर पे निम्न जिले हैं, कौन कौन से निम्न जिले हैं? तो शेखपुरा है, इसके बाद जमुई, इसके बाद मधुबनी। मक्का की उत्पादकता में वर्ष 2017-18 में पूर्णिया में सर्वाधिक यानी 9188 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपज को दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम प्रति हेक्टेयर यानी 1378 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपज जो है भोजपुर में दर्ज किया गया। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मक्का के उत्पादन में 3 शीर्ष जिले कौन कौन से हैं? तो कटिहार पहले स्थान पे है, इसके बाद पूर्णिया का स्थान, इसके बाद अररिया का स्थान आता है। 2017-18 में दलहनों की सर्वाधिक 1374 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादकता वाला जो जिला है वो कौन सा है? बक्सर। वहीं सुपौल, समस्तीपुर और किशनगंज जिले जो हैं इनकी उत्पादकता सबसे कम थी। और उत्पादन के लिहाज से राज्य के 3 शीर्ष जिले कौन कौन से हैं? तो पहला स्थान पटना, इसके बाद औरंगाबाद और नालंदा का आता है। देखिए नेक्स्ट है बिहार के प्रमुख फसलों के उत्पादन और उत्पादकता के आधार पर जिलों का वर्गीकरण 2018-19 के आधार पर किया गया है। तो पहले देखते हैं चावल में जो उत्पादन हुआ है 1000 टन में हुआ है। और निम्न जिले जो चावल के कह सकते हैं चावल में निम्न उत्पादन वाले जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं? पहला स्थान भागलपुर का, बेगूसराय और तीसरा स्थान खगड़िया का आता है। उसी प्रकार जो चावल के उत्पादन में उच्च जिले हैं वो है रोहतास का। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है चावल उत्पादन की कह सकते हैं चावल के उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई है। इसके बाद औरंगाबाद और नेक्स्ट है कैमूर का स्थान। तो इसका जो क्रम है याद रखिएगा। इसके बाद उत्पादकता देख लेते हैं, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में दिया गया है। निम्न वाले जो उत्पादकता जिले हैं वो कौन कौन से हैं? तो भागलपुर का पहला स्थान, गोपालगंज दूसरे स्थान पे है, सिवान तीसरे स्थान पे है। और उच्च वाले जो जिले हैं, उच्च उत्पादकता वाले जिले जो हैं, पहला स्थान रोहतास का, सेकेंड स्थान अरवल और थर्ड पोजीशन है वो औरंगाबाद का है। इसके बाद गेहूं के देख लेते हैं उत्पादन 1000 टन में। और निम्न जिले जो उत्पादन वाले हैं वह शेखपुरा, शिवहर, मुंगेर। और उच्च उत्पादन वाले जो जिले हैं गेहूं में वह रोहतास, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी। उत्पादकता में देखते हैं गेहूं के उत्पादकता में निम्न जो जिले हैं वह शेखपुरा, जमुई और मधुबनी। इसके बाद गेहूं के उत्पादकता वाले उच्च जो जिले हैं वह मधेपुरा का पहला स्थान, बेगूसराय, इसके बाद थर्ड स्थान पे रोहतास का स्थान आता है। मक्का के उत्पादन देखते हैं, इनमें निम्न जो जिले हैं मक्का उत्पादन में वह अरवल, कैमूर, औरंगाबाद। और उच्च जिले हैं कटिहार, पूर्णिया, सुपौल। मक्का के उत्पादकता वाले जो निम्न जिले हैं वह शेखपुरा, औरंगाबाद, भोजपुर। और इसके बाद जो उच्च उत्पादकता वाले जो मक्का के जिले हैं, मक्का उत्पादन करने मतलब उत्पादकता वाले जो उच्च जिले हैं वो पहला स्थान किनका है? पूर्णिया का, अररिया का। नेक्स्ट है जो थर्ड पोजीशन पे है वह सुपौल। ठीक है। इसके बाद जो दलहन उत्पादन वाले निम्न जिले हैं वह शिवहर का पहला स्थान, गोपालगंज दूसरे स्थान पे और पूर्णिया तीसरे स्थान पे। और दलहन उत्पादन वाले जो उच्च जिले हैं जो पहला स्थान है पटना का है, इसके बाद औरंगाबाद, इसके बाद नालंदा। और दलहन उत्पादकता वाले निम्न जिले हैं, पहला सुपौल, समस्तीपुर, किशनगंज। और दलहन उत्पादकता वाले उच्च जो जिले हैं वह बक्सर, पटना, पूर्वी चंपारण। ये जो आंकड़ा दिया गया है अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय बिहार सरकार के
जो बिहार सरकार है, बिहार गवर्नमेंट है, इसके आंकड़ों के आधार पे जो है इसको संकलित किया गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, ईख की उत्पादकता वर्ष 2017-18 में 69.06 टन प्रति हेक्टेयर थी, जो 2018-19 में घटकर 60.15 टन प्रति हेक्टेयर रह गई थी। 2018-19 में ईख की सर्वाधिक यानी 84.77 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादकता पटना जिले में और सबसे कम जो है भागलपुर जिले में दर्ज की गई थी। राज्य के कुल ईख उत्पादन में पश्चिमी चंपारण जिले लगभग जो है 58.3% हिस्सा है। पश्चिमी चंपारण जिले में 1.72 लाख हेक्टेयर भूमि पे जो है ईख की कृषि की जाती है, यानी सबसे ज्यादा जो है पश्चिमी चंपारण में ईख की कृषि की जाती है, ईख की खेती की जाती है। और जो वर्ष 2018-19 में ईख है, गन्ना है, शुगर केन जो है, इसकी कृषि के कुल क्षेत्रफल का जो हिस्सा था 56.6% था। ठीक है। बिहार में फलों के कुल उत्पादन 2016-17 में 41.05 लाख टन था, जो 4.9% की वृद्धि के साथ ये 2018-19 में बढ़कर 42.29 लाख टन हो गया था। इसका वृद्धि याद रखिएगा, 4.9% की वृद्धि हुई 2018-19 में 2016-17 यानी पिछले वर्ष के अपेक्षा। ठीक है। फलों के कुल उत्पादन में लीची के उत्पादन में राज्य का प्रदर्शन अच्छा रहा है। ठीक है। और अनानास के उत्पादन में जो है राज्य में गिरावट दर्ज की गई है। तो लीची के उत्पादन में बिहार राज्य का प्रदर्शन जो है सबसे अच्छा है। अनानास के उत्पादन में इसमें जो है बिहार राज्य में जो है इसकी उत्पादकता में गिरावट आई है। 2016-17 से 2018-19 के बीच केला का उत्पादन 2.1%, जो पपीता का उत्पादन है 4.1%, आम का 3.5%, अमरूद का 8.2%, तरबूज का 10.7% और खरबूजा का 11.8% बढ़ा है। तो याद रखिएगा 2018-19 के बीच किन किन फलों के उत्पादन में वृद्धि हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक केला उत्पादन के मामले में जो औसतन 44.94 टन प्रति हेक्टेयर थी, कह सकते हैं। सबसे कम प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता खरबूजे की थी। सबसे ज्यादा केला के मामले में औसतन प्रति हेक्टेयर उत्पादन हुई है और सबसे कम खरबूजे की उत्पादकता में जो है दर्ज की गई है। मतलब इनकी कह सकते हैं प्रति हेक्टेयर टन औसतन वृद्धि कम है। 3 शीर्ष आम उत्पादक वाले जिले कौन कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा आम उत्पादन करने वाला जो जिला है दरभंगा है, पूर्वी चंपारण, इसके बाद मुजफ्फरपुर है। आम के कुल उत्पादन में 24.8% का जो है हिस्सा है, यानी 2018-19 में आम के कुल उत्पादन में वर्ष 2018-19 का याद रखना है डेटा, आपको इंपॉर्टेंट है। बिहार में आम के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल इन तीनों जिलों का संयुक्त रूप से 23.2% का हिस्सा है। लीची का शीर्ष उत्पादक वाला जो जिला है वो है मुजफ्फरपुर। यहाँ पे जो है 1.48 लाख टन लीची का उत्पादन हुआ और राज्य के कुल लीची उत्पादन में उसका जो प्रतिशत है 48% कह सकते हैं योगदान है। नेक्स्ट जो है इसी प्रकार 3 जिले कटिहार, वैशाली और मुजफ्फरपुर का राज्य के कुल केला उत्पादन में संयुक्त रूप से लगभग 33% का हिस्सा है। बिहार की शाही लीची और मालदा आम अपनी सुगंध और स्वाद के लिए मशहूर है। 2018-19 में राज्य में 8.57 लाख हेक्टेयर भूमि पर कुल 166.03 लाख टन सब्जियों का उत्पादन हुआ। 2016-17 से 2018-19 के बीच सब्जियों का कुल क्षेत्रफल लगभग 1.99% की वार्षिक दर से बढ़कर 8.28 लाख हेक्टेयर से 8.57 लाख हेक्टेयर हो गया। उसी के अनुरूप सब्जियों का कुल उत्पादन भी 7.52% की वार्षिक दर से बढ़ा और 143.62 लाख टन से 166.03 लाख टन हो गया। तो कितना प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ा, ये इंपॉर्टेंट है, 7.52% की वार्षिक दर से। सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि जो मुख्यतः उत्पादकता में 18.81% की वृद्धि के कारण हुई और गत 3 वर्षों में सब्जियों की कृषि का कुल क्षेत्रफल 1.99% की
औसत वार्षिक दर से बढ़ा। 2016-17 से 2018-19 तक की अवधि में 3.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर जो है सब्जियों के कुल उत्पादन में आलू का लगभग आधा हिस्सा था, यानी 49.11%। 2016-17 से 2018-19 के बीच खीरा, मूली, टमाटर और पत्ता गोभी को छोड़कर शेष सभी सब्जियों के उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। पिछले 3 वर्षों में उत्पादन में सर्वाधिक 63.82% वृद्धि गाजर के मामले में दर्ज हुई, और जबकि क्षेत्रफल के लिहाज से सर्वाधिक वृद्धि जो है शकरकंद के मामले में हुई, यानी 39.04% वृद्धि शकरकंद के मामले में दर्ज की गई। 2018-19 में पटना, नालंदा और वैशाली शीर्ष आलू उत्पादक जिले थे, तो ये तीनों नाम याद रखना है। और आलू की सर्वाधिक यानी 29.2 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादकता वाला जो जिला है कौन सा है? वैशाली। प्याज के मामले में शीर्ष जो जिले हैं वो है नालंदा, कटिहार और मुजफ्फरपुर। इसी प्रकार गोभी के मामले में शीर्ष जिले वैशाली, नालंदा और मुजफ्फरपुर है। तो इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक 23.5 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर उपज आलू के मामले में सबसे कम 6 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर उपज मटर के मामले में थी। ठीक है, तो सबसे यानी सर्वाधिक जो है 23.5 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर उपज आलू के मामले में, और सबसे कम 6 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर उपज मटर के मामले में थी। आलू के बाद प्याज की उत्पादकता सबसे ज्यादा थी, यानी 23.3 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर थी। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता में उपलब्धियों के लिए राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। तो याद रखिएगा, किसके उत्पादकता में वृद्धि के लिए जो है राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया था। मक्का और गेहूं के उत्पादन में सबसे ज्यादा हुआ था इसके वजह से। इसके बाद देखिए, बिहार में मुख्य फसलों के उत्पादन स्तर जो है 1000 टन में दिया गया है। यहाँ पे जो है आपको फसलों का नाम 2014-15 का डेटा, 2015-16, 16-17, 17-18, 18-19 तक का डेटा इसमें दिया गया है, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है वार्षिक चक्रवृद्धि दर भी दिया गया है। तो आपको अगर पूरा डेटा देखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं। मैं पेज को थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि आप पूरी डेटा को एक साथ देख पाए। ठीक है, तो आपको अगर पूरी डेटा देखना है तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, वैसे मैं अभी इसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है मुख्य फसलों की उत्पादकता के स्तर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में, तो ये भी आप देख सकते हैं। चलिए मैं इसको आपको जो है स्क्रॉल करके पूरी पेज को व्यू करा देता हूँ। इसके बाद देखिए, बिहार के कृषि जलवायु जोन, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको छोटा ही पेज करके डिस्कस करते हैं। ये रहा आपका। देखिए, बिहार के कृषि जलवायु जोन में जो पहला जोन है उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान का। मिट्टी यहाँ पे जो प्रकार है ये किस प्रकार का है? मध्यम अम्लीय, भारी गठन, बलुई, दोमट से चिकनी तक बाढ़ प्रवण। इसके बाद जो औसत वर्षापात है यहाँ पे कितना है? 1235 मिलीमीटर। और तापमान जो है अधिकतम आपको पता है, इससे पहले वाले भी लेक्चर में हम लोगों ने इस पेज को डिस्कस किया था और अभी भी कर रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका तापमान जो डिग्री सेंटीग्रेड में है, अधिकतम 36.6, न्यूनतम 7.7। और मुख्य फसल यहाँ की है जो इस जोन में होता है चावल, गेहूं, मक्का, आलू, ईख, आम, लीची। और ये जिले इस जोन के तहत कौन कौन से जिले आते हैं? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, गोपालगंज, बेगूसराय। उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान का जो जोन है, इसमें जो मिट्टी के प्रकार हैं वह हल्का से मध्यम गठन का है, हल्की अम्लीय है, बलुई से सिल्ट युक्त दोमट तक है। इसका जो मतलब कि वर्षा जो कह सकते हैं औसत वर्षापात है वो है 1382 मिलीमीटर, और अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम 8.8 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ की जो फसलें हैं इस जोन की मक्का, जूट, अनानास है, और इस जोन में पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, अररिया और किशनगंज आता है। जो थर्ड जोन है वह दक्षिण बिहार का जलोढ़ मैदान। यहाँ पे जलोढ़ से बलुई दोमट तक की मिट्टी मिलती है और वर्षापात 1102 मिलीमीटर है। अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम 7.8 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ की जो इस जोन की जो प्रमुख फसलें हैं चावल, गेहूं, आम, आलू, अमरूद है।
और इस जोन में शेखपुरा, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, भागलपुर, बांका, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, अरवल, पटना और नालंदा, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया आता है। नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है कौशल विकास। ये जो पॉइंट है हमारा, जो सब टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति 2015 से 2019 की पूर्ववर्ती नीति की जगह ले ली। ठीक है, इस नीति का जो मुख्य उद्देश्य था कौशल विकास संबंधित चुनौतियों का गति देना, मानक और टिकाऊपन के लिहाज से काफी हद तक सामना करना, देश के अंदर चलने वाली कौशल विकास संबंधी सारी गतिविधियों को एक व्यापक रूपरेखा या ढांचा उपलब्ध कराने का लक्ष्य, उन्हें आम मानकों की दिशा में लाना और इस प्रकार कौशल विकास के इसके मांगों में पैटर्न से जोड़ना। उद्देश्य और संभावित परिणामों का निर्धारण करने के अतिरिक्त नीति में उन उद्देश्यों और संभावित परिणामों की प्राप्ति के लिए एक समग्र संस्थागत ढांचे का भी पहचान की गई। मिशन का उद्देश्य, इसकी प्राप्ति के लिए मुख्य संस्थागत तंत्रों को 2 स्तरों में बांटा गया। इस मिशन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो मुख्य 2 तंत्र थे वो था शीर्ष स्तर पर नीतिगत मार्गदर्शन के लिए शासी परिषद यानी गवर्निंग काउंसिल और मिशन कार्यकारी स्कंद के रूप में संचालन समिति यानी स्टीयरिंग कमेटी। इसका है मतलब कि जो नीति मार्गदर्शन के लिए शासी परिषद और मिशन के कार्यकारी स्कंद के रूप में संचालन कमेटी स्टीयरिंग कमेटी जो थी, संचालन समिति और मिशन निर्देशालय, ये इंपॉर्टेंट है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मुख्य जो आप कह सकते हैं तंत्रों को जो 2 स्तरों में बांटा गया था। इसके बाद राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, प्रशिक्षण महानिदेशालय यानी DGT मिशन के सुगम काम काज के लिए इन तीनों संस्थाओं का उद्देश्य निदेशालय के साथ जो है क्षैतिज जुड़ाव था, इसके साथ होगा। और इसमें देखिए जो कौशल युवा कार्यक्रम है राज्य सरकार के 7 निश्चयों में से एक है। आर्थिक हल युवाओं का बल का हिस्सा है और इस कार्यक्रम का लक्ष्य जो है 15 से 28 वर्ष उम्र वाले सभी आकांक्षियों लाभार्थियों के लिए यह लक्षित है। उम्र का जो लिमिट दिया गया वो याद रखना है, 15 से 28 वर्ष वाले। यह उम्र सीमा अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए 33 वर्ष है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 31 वर्ष है। निःशक्तता ग्रस्त व्यक्तियों के लिए 33 वर्ष दिया गया है, तो इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण बिहार में पुरुषों के लिए श्रमिक सहभागिता दर जो है 64% थी, जो संपूर्ण भारत के औसत से लगभग 8% अंक कम थी। ग्रामीण बिहार में महिलाओं के लिए श्रमिक सहभागिता दर अत्यंत कम मात्र यानी 3.9% थी। 17-18 में बिहार में 55.9% पुरुष स्वनियोजित थे। बिहार में अनियमित श्रमिकों का जो हिस्सा था वो 32.1% था, जो संपूर्ण भारत के स्तर यानी 24.3% से काफी अधिक है। बिहार में कामकाजी पुरुषों में जो रोजगार उपलब्ध कराने वाले प्रमुख उद्योग थे वो थे कृषि वानिकी एवं जो कृषि वानिकी है और मत्स्य खेत है, ये है यानी 44.6% कृषि वानिकी और मत्स्य खेत का जो है बिहार में कामकाजी पुरुषों को रोजगार उपलब्ध कराने में जो है योगदान है। निर्माण में 17.1%, थोक और खुदरा व्यापार वाहनों की मरम्मत में 12.3%, विनिर्माण में जो है 9.3%। महिला श्रमिकों के लिए रोजगार देने वाले जो मुख्य उद्योग हैं वो कृषि है, वानिकी एवं मत्स्य खेत है और शिक्षा है। राज्य सरकार ने अगस्त 2018 से सतत जीविकोपार्जन योजना नामक एक नई योजना का जो है शुरुआत की। 3 वर्षों में 840 करोड़ रुपए बजट परिव्यय के साथ जीविका को इसके क्रियान्वयन के लिए जो है नोडल अभिकरण बनाया गया और इस योजना का उद्देश्य 2016 में शराबबंदी लागू होने के पहले देसी शराब और ताड़ी के उत्पादन और बिक्री के काम में पारंपरिक रूप से लगे परिवारों सहित अति गरीब परिवारों को आमदनी वाली टिकाऊ परिसंपत्तियां उपलब्ध करवाना था। किसके माध्यम से? जीविका के। उद्योग क्षेत्र में अगर बात करें तो बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी बियाडा जो है इसका गठन तो वर्ष 1974 के वैधानिक प्रावधानों के तहत राज्य में विकास के सारे पहलुओं को शामिल करते हुए औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया। यह औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए निवेशकों को आवंटित करने के लिए
भूमि का अधिग्रहण करने के लिए भी अधिकृत है। बियाडा के 4 क्षेत्रीय कार्यालय और औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में अवस्थित है। नवाचारों के पोषण और नवाचार आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 2017 में बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत की। सिगरेट निर्माण कारखाना इंपीरियल टोबैको कंपनी मुंगेर जिले में अवस्थित है। यह देश का सबसे पुराना तंबाकू कारखाना भी है, जो 1905 में प्रारंभ हुआ था। बिहार स्टार्टअप नीति को 4 स्तंभ जो कह सकते हैं युवा पर जो है आधारित बनाया गया है। तो युवा जो कोड है याद रखिएगा। इसमें वाई जो है जागरूकता, नेटवर्किंग और मेटरिंग अभियान को शामिल करने वाला एवं यस टू स्टार्टअप यानी नवांकुर उद्यमों के लिए हाँ के लिए जो है वाई सांकेतिक है। यू स्टार्टअप के सहयोग के लिए अनसिलिंग रेगुलेटरी एनेबल्स यानी विनियामक सक्षमकर्ताओं को उन्मुक्ति के लिए। वी जो है स्टार्टअप के प्रोत्साहन और सुगमीकरण के लिहाज से वाइब्रेंसी इन एजुकेशन सिस्टम यानी शिक्षा व्यवस्था में उत्साह के लिए है। और ए जो है एक्सेस टू फाइनेंसिंग एंड इंक्यूबेशन सपोर्ट यानी वित्तीय एवं पालन पोषण संबंधी सहायता की उपलब्धता के लिए आते हैं। तो युवा जो है ये कोड आपको याद रखना है। बिहार में राजकीय मूल्यवर्धन में 2017-18 में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना था? 20%, जो संपूर्ण भारत के औसत से यानी 11.2% से कम है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे राज्यों से भी जो है यह कम था। 2016-17 में देश के औद्योगिक क्षेत्र के कुल सकल मूल्यवर्धन में बिहार का योगदान मात्र 0.5% था। और इससे पूर्व जो पहले के वर्षों में यह अनुपात और भी कम यानी लगभग 0.3% था। बिहार के सकल निर्यात मूल्य में सकल मूल्यवर्धन का हिस्सा भी 13.4% ही था, जो औद्योगिक उत्पादन के लिहाज से सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाला राज्य महाराष्ट्र से 9.1% कम है। और राष्ट्रीय स्तर पर यह अनुपात 18.8% है। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है, बिहार में आधुनिक चीनी मिल कहाँ पे है? महरौरा के सारण है, यहाँ पे 1904 में स्थापित की गई थी। तो बिहार में आधुनिक चीनी मिल महरौरा के सारण नामक स्थान पे 1904 में स्थापित हुआ था। बिहार में अभी 6 जिलों में 11 चीनी मिल जो है काम कर रही हैं। ये चीनी मिलें कहाँ कहाँ पे हैं? बगहा में, हरिनगर, नरकटियागंज, मझौलिया, सासामुसा, गोपालगंज, सिंधवलिया, रीगा, हसनपुर, लौरिया, सुगौली। इन 11 क्षेत्रों में यानी 6 जिलों में 11 जगहों पे जो है ये चीनी मिलें काम कर रही हैं। 11 चीनी मिलें हैं 6 जिलों में, तो याद रखिएगा कहाँ कहाँ पे है। और 7 जो है मतलब 11 चीनी मिलों में से 7 2 जिले पश्चिमी चंपारण और कहने का मतलब 7 जो 11 चीनी मिलों में से 7 2 जिले पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज। पश्चिमी चंपारण में 4 जिले हैं और गोपालगंज में 3 चीनी मिल हैं। इसके बाद 2017-18 में 9.57% से बढ़कर 2018-19 में 10.37% जो है चीनी उत्पादन हुआ। बिहार में सीमेंट उद्योग कहाँ पे है बताइए? तो सीमेंट उद्योग जो है रोहतास और औरंगाबाद में है। उर्वरक उद्योग कहाँ पे है? तो देखिए ये मुजफ्फरपुर में है। श्री कृष्णा उर्वरक लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में है, इंपॉर्टेंट है। बिहार के उद्योगों के कमिश्नर का कार्यालय पटना में स्थित है। भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा बिहार में अवस्थित है और यह एक केंद्रीय सार्वजनिक इकाइयां हैं जो 13 अगस्त 2008 के बाद रेल मंत्रालय को स्थानांतरित कर दी गई। इससे पूर्व यह भारी उद्योग और सार्वजनिक मंत्रालय के अंतर्गत थी। नेक्स्ट है बिहार में हथकरघा के संकेंद्रण वाले जिले। तो देख लेते हैं भागलपुर में जो उत्पादन है किस किस का होता है। तो भागलपुर में रेशमी, सूती, सजावटी कपड़े, स्टेपल, चादरें, निर्यात योग्य रेशमी और सूती कपड़े का उत्पादन किया जाता है। भागलपुर इसके लिए जो है जाना जाता है। बांका में तसर रेशम, निर्यात योग्य रेशमी कपड़े और सूती तौलिया गमछे का उत्पादन किया जाता है। गया में सूती कपड़ों के थान, चादरें, तौलिया
गमछों का उत्पादन होता है। नालंदा में सजावटी पर्दे, बिस्तर के खोल, आंतरिक सजा सामग्री और सजावटी कपड़े का उत्पादन होता है। नवादा में तत्सर रेशम, महिलाओं की पोशाक से संबंधित वस्तुएं और लिनेन का उत्पादन किया जाता है। मधुबनी में महीन सूती कपड़ों के थान, धोती, कमीज के कपड़ों का उत्पादन होता है। औरंगाबाद जो रोहतास में ऊनी कंबल, ऊनी कालीन और साड़ियों का उत्पादन करता है। कैमूर जो है ऊनी कालीन और बनारसी साड़ियों का उत्पादन करता है। पटना जो सिवान में है, पटना सिवान जो है ये सूती कपड़े और सजावटी कपड़े का उत्पादन करते हैं। पूर्णिया और कटिहार जो है ये जूट के थैले, जूट मिश्रित सामग्रियां और सजा सामग्रियों का उत्पादन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है बिहार में कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित जो उद्योग हैं, बालू का खनन उद्योग है, तेल शोधन सहित धातु कार्य है, रसायन, प्लास्टिक, विद्युत, चमड़ा आदि उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं बिहार में। बिहार राज्य है जो देश के उद्यम में हिस्सेदारी कितना प्रतिशत देता है, तो 1.22% है। बिहार राज्य का देश के उद्यम में हिस्सेदारी कितना का है, 1.22% का। मखाना उत्पादन करने वाला देश का एकमात्र राज्य बिहार राज्य है। भागलपुर को रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के कारण सिल्क सिटी कहा जाता है। याद रखिएगा, भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। औरंगाबाद जिले का ओबारा कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और बिहार राज्य की राजधानी पटना में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है। दुग्ध विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादन महासंघ यानी कॉम्फेड की स्थापना की गई है। ITC लिमिटेड कंपनी ने अपना पहला दुग्ध संयंत्र मुंगेर में स्थापित किया है। बिहार राज्य में सर्वाधिक तसर प्रकार के रेशम का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद बिहार के प्राप्त प्रमुख खनिज संसाधन है, तो देख लेते हैं। मैग्नीज किन जिलों से प्राप्त होता है, तो मैग्नीज पटना, मुंगेर और गया से। अब्रक कहां कहां से प्राप्त किया जाता है, तो गया से, जमुई से, बांका से, नवादा से। पायराइट जो खनिज संसाधन है यह अमसौर और बंजारी जो रोहतास में, यहां से ये जो है प्राप्त किया जाता है। चीनी मिट्टी जहां से प्राप्त किया जाता है वह है भागलपुर, वैशाली, मुंगेर। इसके बाद जो अग्निशह मिट्टी है इसका प्राप्ति मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर है। बक्साइट का खड़गपुर, बंजारी, देवराज एवं कुर्क खंड है, ये गया में है। खड़गपुर मुंगेर में है, बंजारी रोहतास में है। ग्रेफाइट का जहां पाया जाना या जहां मिलता है वह सिमुलतला जो जमुई में है। सेल खड़ी कहाँ पे मिलता है, तो गया, मुंगेर और नवादा में। एस्बेस्टस जो है मुंगेर में मिलता है। डोलोमाइट रोहतास में। स्लेट और सिलिका मुंगेर में। इसके बाद जो यूरेनियम है गया, नवादा से मिलता है, यहाँ पे पाया जाता है। सोना मुंगेर में मिलता है। सोरा का जो कह सकते हैं सोरा का जो उत्पादन होता है जहाँ पे मिलता है वह कौन सा जिला है, सारण, गोपालगंज, सिवान, वैशाली और मुजफ्फरपुर। फायर क्ले जो है ये कहाँ पे मिलता है, भागलपुर में। पेट्रोलियम पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया, सहरसा और किशनगंज में मिलता है। ये जो खनिज संसाधन है और कहाँ पे मिलते हैं ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। कोयला जो है भागलपुर और मुंगेर से मिलता है। चूना पत्थर रामडीहरा, बौलिया और बंजारी जो रोहतास में, यहाँ से प्राप्त किया जाता है। बेरिलियम गया से। क्वार्टर एवं सिलिका बालू भागलपुर, जमुई, मुंगेर, नवादा और क्वार्टरजाइट जो है लखीसराय, मुंगेर, नालंदा से प्राप्त किया जाता है। बिहार में देश के कुल स्वर्ण भंडार का 44% जो है उपस्थित है, यानी बिहार जो राज्य है देश के कुल स्वर्ण भंडार का 44% उपस्थित है। और यहाँ पे इस प्रकार बिहार जो है भारत का सर्वाधिक स्वर्ण भंडार वाला राज्य है। बिहार के खनिज आधारित मुख्य उद्योग कौन कौन से हैं? सीमेंट जो उद्योग कंपनी है वह है कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड और श्री सीमेंट लिमिटेड। कल्याणपुर सीमेंट जो लिमिटेड है यह बंजारी रोहतास में है और श्री सीमेंट लिमिटेड औरंगाबाद में है। उर्वरक से संबंधित जो उद्योग है वह हरा भरा फर्टिलाइजर और श्री कृष्ण फर्टिलाइजर। हरा भरा फर्टिलाइजर जो है धनु कागरा में है और श्री कृष्ण जो फर्टिलाइजर है यह मुजफ्फरपुर में है। पेट्रोलियम रिफाइनरी जो है इससे संबंधित है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, यह बरौनी में है। इसके बाद प्रमुख उद्योग और कारखाने,
इसका स्थान भी दिया गया है। तो प्रमुख उद्योग कारखाने किस स्थान पे हैं, कौन कौन से कारखाने कहाँ कहाँ पे हैं? जैसे भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, ये मोकामा में है, पटना में जो पड़ता है। जो बाटा इंडिया लिमिटेड है, ये भी मोकामा में है। तेल शोधक कारखाना बेगूसराय के बरौनी में है। बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड पटना के फतुहा में है। रेशम उद्योग भागलपुर में है। तस्सर रेशम उद्योग बांका में। रेल पहिया का बेलापुर और सारण में जो है कारखाना है। विद्युत लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पे है? मधेपुरा में है, ये इंपॉर्टेंट है। सीमेंट उद्योग डालमिया नगर रोहतास में है। जूट उद्योग पूर्णिया कटिहार में। सूती वस्त्र उद्योग गया भागलपुर पटना और मुंगेर। उर्वरक जो उद्योग है बरौनी में है। और चमड़ा उद्योग पटना नालंदा मुजफ्फरपुर गया में है। गौरव तले है कि बिहार में प्रथम चीनी मिल 1840 में बेतिया में डचों के द्वारा प्रारंभ की गई थी। बिहार में किशन जिले में चाय की खेती की जाती है, तो याद रखिएगा। बिहार में हथकरघा से संबंधित शीर्ष स्तर पर 2 विपणन संगठन है। बिहार राज्य हथकरघा सहकारी संघ जो पटना में है, और बिहार राज्य ऊन एवं भेड़ संघ, ये भी पटना में है। इसके अतिरिक्त नालंदा, सीतामढ़ी, सिवान, मधुबनी, पूर्णिया और भागलपुर में भी क्षेत्रीय हथकरघा निगम हैं। भागलपुर और बांका जिलों के बुनकरों के हित में केंद्र सरकार ने भागलपुर हथकरघा महासंकुल स्थापित किया है। बिहार में पावरलूम मुख्यतः भागलपुर, बांका, गया जिलों में अवस्थित है। बिहार में 3 प्रकार के रेशम का उत्पादन किया जाता है, मलबरी का, तस्सर और ईरी का। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के तहत कोसी क्षेत्र के 7 जिले जो सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया है, इनको मलबरी उत्पादन के प्रोत्साहन के लिहाज से जो है चुना गया है। यानी मलबरी उत्पादन के प्रोत्साहन के लिए इन 7 जिलों को चूज किया गया। बिहार में बेगूसराय एकमात्र जिला है जहां ईरी रेशम का उत्पादन होता है, तो याद रखिएगा ईरी रेशम का उत्पादन बेगूसराय में होता है। बिहार में पूर्णिया जिले के मरंगा में सार्वजनिक निजी साझेदारी के तहत जूट पार्क स्थापित की गई है। दरभंगा औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत बेला, धर्मपुर, दोनर और झांझरपुर, खगड़िया, मुरलीगंज, पंडौल, सहरसा, समस्तीपुर और उदाकिशनगंज औद्योगिक क्षेत्र में आते हैं। मुजफ्फरपुर औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत मुजफ्फरपुर, कुमारबाग, रामनगर, सीतामढ़ी, रक्सौल, बेतिया, सीवान, हाजीपुर के औद्योगिक क्षेत्र आते हैं। भागलपुर औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत बरारी, मुंगेर, सीताकुंड, जमालपुर, मरंगा, कहलगांव, लखीसराय, पूर्णिया सिटी और किशनगंज औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखिए ऊर्जा संसाधन है, ये इंपॉर्टेंट है, चलिए इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अप्रैल 1958 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन मूलतः विद्युत अधिनियम 1948 के अनुच्छेद 5 के तहत किया गया था। उसे बिहार में विद्युत उत्पादन, संचरण और वितरण, बिजली संबंधी अन्य गतिविधियों के प्रबंधन के लिए अधिदेशित किया गया था। नई बिहार राज्य विद्युत सुधार अंतरण योजना 2012 के तहत नवंबर 2012 में बोर्ड को 5 कंपनियों में जो है इसको बांट दिया गया। कौन कौन सी ये 5 कंपनियों में बांटा गया था? पहला है बिहार राज्य विद्युत कंपनी लिमिटेड, बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, तीसरा है बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी लिमिटेड, चौथा है उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और 5वां है दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। इन 5 में इसको बांट दिया गया था। वर्ष 2018-19 में बिजली के खपत के मामले में शीर्ष जो जिले थे पटना था, गया था और तीसरा जो स्थान आता है नालंदा का। तो बिजली के खपत के मामले में जो 2018-19 है, यानी इसका जो डेटा 2018-19 का दिया गया है वो है पटना, गया और नालंदा। पटना सबसे ज्यादा बिजली खपत के मामले में शीर्ष स्थान पे है, इसके बाद गया का, इसके बाद नालंदा का। और सबसे पिछड़े 3 जो जिले हैं वो है शिवहर, यानी यहाँ पे जो है बिजली की खपत सबसे कम होती है, यानी ये पिछड़े शीर्ष जिले हैं। शिवहर का पहला स्थान, अरवल का दूसरा और शेखपुरा का तीसरा। बिजली की खपत में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज करने वाले 3 जिले सिवान, औरंगाबाद, नवादा है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने समेकित विद्युत विकास योजना के तहत
बिहार के 6 शहरों में मुजफ्फरपुर, भागलपुर, कहलगांव, गया, बोधगया और आरा के 2 अतिरिक्त योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की। बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति वर्ष 2018-19 में उपलब्धता 311 किलोवाट घंटा है। बिहार में बिजली की चरम मांग को पूरा करने के मामले में काफी सुधार किया गया और 2012-13 के 2650 मेगावाट से 2018-19 में 5300 मेगावाट जो है हो गया, यानी इसमें वृद्धि हुआ। और पिछले 6 वर्षों में बिजली की उपलब्धता लगभग 100% बढ़ गई। 2012-13 के 1802 मेगावाट से बढ़कर 2018-19 में 5139 मेगावाट हो गया, जो मांग की चरम पूर्ति से लगभग 185% की वृद्धि दर्ज की गई। 2012-13 तक लगभग 32% की सर्वोच्च कमी रहती थी, यानी पीक डेफिसिट रहती थी, और 2018-19 तक यह कमी घटकर लगभग कितना हो गया, 3%। 2021-22 तक बिहार में बिजली की मांग लगभग 6900 मेगावाट और ऊर्जा की वार्षिक मांग होगा, डिमांड होगा, जो ईयरली डिमांड होगा वो है कितना, 3984.1 करोड़ यूनिट होना अनुमानित है। 13 लघु जो छोटा यानी कह सकते हैं 13 लघु जल विद्युत परियोजनाएं जो है राज्य में अभी चालू हैं और इनकी कुल स्थापित क्षमता 54.3 मेगावाट है। राज्य में 12 और योजनाओं का कार्य जो है प्रगति पे है। तो देख लेते हैं बिहार की ताप एवं जल विद्युत परियोजनाएं। बरौनी में कौन है, ताप विद्युत केंद्र जो है बरौनी है, बीटीपीएस जिसे बोलते हैं बरौनी ताप विद्युत केंद्र। ये बिहार की ताप एवं जल विद्युत परियोजनाओं का लिस्ट है। कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड, इसके बाद कोसी जल विद्युत केंद्र, पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना, सोन पश्चिमी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना, सोन पूर्वी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना। इसके बाद नेक्स्ट है अगनूर जल विद्युत परियोजना, नेक्स्ट ढेलाबाग जल विद्युत परियोजना, त्रिवेणी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना, नासरीगंज जल विद्युत परियोजना, शिवारी जल विद्युत परियोजना, जयनगर जल विद्युत परियोजना, सिरखंडा जल विद्युत परियोजना, बेलसार जल विद्युत परियोजना और अरवल जल विद्युत परियोजना, ये सारे हैं। और नई 3 परियोजनाएं हैं जो है नवीनगर चरण 1 में जो है इसे ये अभी नई परियोजनाएं हैं। यहाँ पे संयंत्र का जो चरण पहला है यहाँ पे चालू है, यानी कि यहाँ पे अभी जो परियोजनाएं हैं यहाँ पे अभी पहले ही चरण में है, नवीनगर चरण 1। इसके बाद बक्सर विद्युत परियोजना और अति विशाल विद्युत परियोजना जो बांका में है, ये तीनों नई परियोजनाएं हैं, इंपॉर्टेंट है। बिहार में निर्माणाधीन लघु जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जो लघु जल विद्युत परियोजनाएं, इन परियोजनाओं और जिला और क्षमता दिया गया है। देखिए अमेठी में 500 किलोवाट के एक जो है परियोजना है जो रोहतास में पड़ता है और इसका क्षमता 0.5 मेगावाट है। तेजपुरा में 750 किलोवाट के 2 जो परियोजनाएं हैं और ये औरंगाबाद में और इसकी क्षमता 1.5 मेगावाट है। इसके बाद पहरमा में 500 किलोवाट की 2 परियोजनाएं हैं, यह रोहतास में है और इसकी क्षमता 1 मेगावाट है। और राजपुर में 350 किलोवाट के 2 परियोजनाएं हैं जो सुपौल में है, जिला का नाम सुपौल है, राजपुर कहाँ पे है, सुपौल में है और इसकी जो क्षमता है 0.70 मेगावाट। काम की प्रगति 50 से 75% तक अधिक, यानी जो परियोजनाएं हैं जिनमें काम की जो प्रगति है 50 से 75% तक अधिक हो चुका है, वो कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, तो जो मठौली है यानी 400 किलोवाट के 2 यहाँ पे परियोजनाएं हैं, यह पश्चिमी चंपारण में, इसकी क्षमता 0.8 मेगावाट है। 250 किलोवाट के एक परियोजना है रामपुर में जो रोहतास में है और इसकी क्षमता 0.25 मेगावाट है। 500 किलोवाट के नटवार में एक परियोजनाएं हैं और ये रोहतास में है, नटवार रोहतास में पड़ता है और इसकी जो क्षमता है 0.25 मेगावाट। औरंगाबाद है, यहाँ पे सिपाहा नाम का एक क्षेत्र है, सिपाहा गांव है, जो औरंगाबाद जिला है, यहाँ पे 500 किलोवाट के 2 परियोजनाएं हैं। और जो औरंगाबाद का देहरा ही एक और देहरा गांव है, वहाँ पे जो है 500 किलोवाट के 2 परियोजनाएं हैं और इन दोनों की जो क्षमता है 1 मेगावाट की है। इसके बाद 700 किलोवाट के अरवल के वलीदार में एक परियोजनाएं लगाई गई हैं जिसमें 50 से 75% तक का काम किया जा चुका है और इसकी जो क्षमता है 0.70 मेगावाट है। इसके बाद डेयरी एस्केप रोहतास,
इसके बाद काम की प्रगति 50% से अधिक जिन परियोजनाओं में हो चुका है वह है बड़वल, जो पश्चिमी चंपारण में है, और इसमें 800 किलोवाट के 2 परियोजनाएं हैं और इसकी क्षमता 1.6 मेगावाट है। इसके बाद विद्युत और सौर ऊर्जा की जो है अनुमानित उपलब्धता, सौर ऊर्जा नहीं, विद्युत और ऊर्जा की जो अनुमानित उपलब्धता है 2019-20 से 2020-21 तक। तो आप यहाँ पे पूरी डेटा देख सकते हैं, इस बॉक्स को देख सकते हैं जो डेटा दिया गया है। मैं स्किप कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण यानी ब्रेडा बिहार राज्य के अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग वाली परियोजनाओं के विकास के लिए समर्थित निकाय है। रजौली में भारतीय आणविक विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा एक आणविक विद्युत संयंत्र की स्थापना की जा रही है और इसके साथ ही परमाणु विद्युत संयंत्र वाला बिहार देश का 7वां राज्य होगा। यानी रजौली में भारतीय आणविक विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा एक जो आणविक विद्युत संयंत्र है, इसकी स्थापना जब हो जाएगा तो इसके साथ परमाणु विद्युत संयंत्र वाला बिहार देश का 7वां राज्य हो जाएगा। इसके बाद राज्य परिवहन है, इससे संबंधित कुछ डेटा दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। बिहार आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार सितंबर 2019 तक बिहार में 43 राष्ट्रीय राजमार्ग थे और इसकी कुल लंबाई 4,917 किलोमीटर का हिस्सा जो था बिहार में था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2019 तक बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 5,358 किलोमीटर है। राज्य के 3 जिलों में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है। कौन कौन से? ये जिला है जमुई, सिवान और कटिहार। यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे ज्यादा है। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार अगर बात करें तो सड़क नेटवर्क की दृष्टि से बिहार के सभी जिलों में 160 किलोमीटर प्रति लाख आबादी के साथ जमुई जिला जो है शीर्ष स्थान पे है। इसके बाद औरंगाबाद, इसके बाद कैमूर का स्थान आता है। वहीं बेगूसराय, मुंगेर और पटना पथ घनत्व के लिहाज से ये सबसे नीचे पैदान पे हैं। भारतमाला परियोजना का पहला चरण 2017-18 से 2020-21 तक चलेगा। बिहार 3 श्रेणियों में लाभान्वित होगा, जिसमें मार्ग और फीडर मार्ग, राष्ट्रीय मार्गों की क्षमता में सुधार, सीमावर्ती तथा अंतर्राष्ट्रीय संपर्क, इनमें ये जो है इससे लाभान्वित होगा इन क्षेत्रों में। भारतमाला परियोजना के पहले चरण के अंतर्गत बिहार में 425 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिसका संपूर्ण भारत में बनने वाली सड़कों की लंबाई में जो है 1.71% हिस्सा है। सितंबर 2019 तक बिहार में राजमार्गों की कुल लंबाई 4,006 किलोमीटर थी, जिनका राज्य की कुल सड़कों में 2.1% का हिस्सा था। सितंबर 2019 तक दरभंगा, गया, पटना कुल राजमार्गों के हिस्सों के लिहाज से अग्रणी जिले थे। तो याद रखिएगा, कुल राजमार्ग के हिस्से के लिहाज से अग्रणी जिला कौन कौन था? पहले स्थान दरभंगा, इसके बाद गया, पटना का स्थान आता है। ज्ञातव्य है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के 31 मार्च 2019 तक के आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो बिहार में सबसे लंबा राष्ट्रीय जो राजमार्ग है वो 27 EW है। बिहार में इसकी लंबाई 487 किलोमीटर है। इसके बाद NH-31 है, बिहार में इसकी लंबाई 415 किलोमीटर है। सितंबर 2019 तक प्राप्त मतलब कि प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर ग्रामीण पथों में लंबाई के लिहाज से शीर्ष जो 3 जिले थे वो है शिवहर, वैशाली और दरभंगा का। तो ये मतलब कि ग्रामीण पथों में लंबाई के लिहाज से शीर्ष 3 जिले थे, शिवहर, वैशाली और दरभंगा। 2017 में बिहार में कुल 3,714 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग था। देश के आंकड़ों में बिहार का 5.5% हिस्सा था। बिहार में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर रेल मार्ग का घनत्व जो था 39.4 किलोमीटर प्रति लाख आबादी था। इस पर रेल मार्ग की लंबाई बिहार में मात्र 3.2 किलोमीटर थी। बिहार में 2 ग्रीनफील्ड इंजन कारखानों का निर्माण किया गया है। मधेपुरा विद्युत रेल इंजन कारखानों ने काम करना अपना शुरू कर दिया है। वहीं मढ़ौरा में जो डीजल इंजन कारखाना है यह भी काम करना शुरू कर दिया है। तो जो 2 ग्रीनफील्ड इंजन कारखानों का निर्माण किया गया था कहाँ पे? मधेपुरा और
मढ़ौरा में। ये दोनों जो इंजन और डीजल कारखाने हैं ये अपना काम करना शुरू कर दिए हैं। 2008 से 17 की अवधि में देश में बिहार का अतिरिक्त सड़क के निर्माण के मामले में छठा स्थान है। सड़कों पर बड़े निवेश के कारण बिहार में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल सड़क नेटवर्क का घनत्व 223 किलोमीटर है। वर्तमान में बिहार से गुजरने वाली जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा, एक बार इसका ओवरव्यू ले लीजिए। बिहार से गुजरने वाले जो मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो कौन कौन से, तो 19G क्यू है, 119, 219, 319, 319 ए, 20, 120, 22, राष्ट्रीय राजमार्ग 122, 122 ए, 122 बी, 322, 722, 922, 27 ई डब्ल्यू, 227, 227 ए, 227 एफ, 227 जे, 227 एल, 327, 327 ए, 327 ए डी, 527, 527 ए, 527 बी, 527 सी, 527 डी, 527 ई और 727, 727 ए, 727 ए, 31, 131, 131 ए, 131 बी, 231, 331, 431, 531, 33, 133, 133 ए, 133 बी, 333, 333 ए, 333 बी, 333 सी और 139। ये सारे जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं बिहार से होकर गुजरते हैं। बिहार में वायु यात्रा करने वाले लोगों की जो संख्या है 2018-19 में 40.61 लाख रही, जबकि 2017-18 में यह संख्या 31.11 लाख थी। यानी कि जो 2018-19 में वायु यात्रा करने वाले लोगों की संख्या है बढ़ गई थी 2017-18 की अपेक्षा। बिहार राज्य पथ विकास निगम ISO 9001/2008 प्रमाणित संस्थान है। यह अपने आरंभ से ही मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान करता रहा है। निगम का टर्नओवर जो गत 7 वर्षों में है लगभग 4 गुना बढ़ा है। बिहार सघन आबादी वाला राज्य है जिससे होकर अनेक नदियां बहती हैं। इस पृष्ठभूमि में राज्य सरकार बसावटों के बीच दूरी को कम करने और वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन को सुगम बनाने के लिए जो है आसान या सुगम बनाने के लिए नदियों पर जो है पुलों का निर्माण करती रही है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने 2013-14 से 2017-18 तक 5 वर्षों के दौरान 6,545 करोड़ रुपए के खर्च से कुल 661 पुलों का निर्माण किया। निगम ने अपनी वित्तीय स्थिति का कुशल प्रबंधन किया है और उसे लगातार मुनाफा भी हुआ है। इस निगम को इस वित्तीय स्थिति का कुशल प्रबंधन की वजह से लगातार मुनाफा का जो है फायदा मिला है। बृहद मध्यम लघु सिंचाई है सार्वजनिक निवेश विगत वर्षों के दौरान बढ़ता गया है। देखिए, गौरतलब है कि 2012-13 के सिंचाई पर पूंजीगत व्यय राजस्व व्यय की तुलना में अधिक रहा है। राज्य में चरम सिंचाई क्षमता 117.54 लाख हेक्टेयर अनुमानित है, जिसमें से सृजित क्षमता 72.07 लाख हेक्टेयर और प्रयुक्त क्षमता 64.38 लाख हेक्टेयर थी। देखिए, क्या होता है कि फ्लो इतना तेज हो जाता है कभी कभी, यानी कि मतलब कि डिस्कस के दौरान कि कहीं कहीं जो वर्ड होते हैं वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं, गड़बड़ हो जाता है, तो उसका प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो उसको आप लोगों को माइंड नहीं करना है, आगे बढ़ना है, चीज़ों को देखना है, समझना है, न कि जो है वर्ड को गौर करना है। कितने लोग होते हैं कि थोड़ा वर्ड के इधर उधर हो जाने पे कमेंट करने लगते हैं कि लैंग्वेज ऐसा है वैसा है, तो डोंट माइंड। भारत देखिए अभी भी विश्व में दूरसंचार का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। ठीक है, यहाँ पे 118 करोड़ उपभोक्ता हैं यानी सब्सक्राइबर हैं। बिहार में भी दूरसंचार जो क्षेत्र है सबसे तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्रों में से एक है। दूरसंचार क्षेत्र बिहार में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्रों में से एक है। और विगत वर्ष जो पिछले वर्ष है इसके दौरान बिहार और अन्य राज्यों में इस क्षेत्र में जबरदस्त वृद्धि भी हुई है। दूरभाष घनत्व तेजी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके बढ़ने का रुझान 2019 में बिहार और संपूर्ण भारत दोनों जगह पलट गया। 2019 में ग्रामीण दूरभाष केंद्र के लिहाज से 46 कनेक्शन के साथ बिहार का देश के प्रमुख राज्यों के बीच नीचे से दूसरे स्थान पे और शहरी दूरभाष घनत्व के लिहाज से 149 कनेक्शनों के साथ 8वां स्थान था। सर्वाधिक ग्रामीण दूरभाष घनत्व यानी 86 कनेक्शन के साथ तमिलनाडु प्रथम स्थान पे है। सर्वाधिक शहरी दूरभाष घनत्व कनेक्शन जो है केरल में है।
राष्ट्रीय औसत इस प्रकार था: ग्रामीण 57 कनेक्शन, शहरी 160 कनेक्शन और समग्र 90 कनेक्शन। नेक्स्ट है बिहार में स्वास्थ्य, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कुछ परिणाम मूलक कदमों के कारण हाल के वर्षों में स्वास्थ्य संबंधी परिणामों में काफी प्रगति हुई है। जन्मकालीन जीवन संभाव्यता यानी LEB का जो आशय है, मृत्यु संबंधित वर्तमान स्थिति के तहत किसी नवजात के जीवित रहने के औसत वर्षों से है। यह पर्याप्त पोषण, अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य मूल्यवान उपलब्धियों जैसे अनेक आयामों के लिए एक परोक्ष पैमाना होता है। बिहार में 2013 से 17 में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता पुरुषों के लिए 69.2 और महिलाओं के लिए 68.8 वर्ष रही है। जन्मकालीन जीवन संभाव्यता में 2006 से 10 की तुलना में पुरुषों के लिए 3.7 वर्षों की और महिलाओं के लिए 2.4 वर्षों की वृद्धि हुई। और गौरतलब है कि इन 7 वर्षों में भारत और बिहार के बीच जन्मकालीन जीवन संभाव्यता के मामले में फासला 2006 से 10 में 0.3 वर्ष था, जो वर्ष 2013 से 17 में घटकर 0.1 रह गया। संपूर्ण भारत के स्तर पर 2006 से 10 के अपेक्षा वर्ष 2013 से 17 में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता पुरुषों के लिए 3.2 वर्ष और महिलाओं के लिए 2.7 वर्ष बढ़ी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार और भारत के चुनिंदा स्वास्थ्य विषयक सूचक, यहाँ पे वर्ष दिया गया है सूचक, और आपको अशोधित जन्म दर, शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, 5 वर्ष से पूर्व मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर, जन्मकालीन मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर। देखिए मैं इस डेटा को स्किप करूंगा, लेकिन आपको जो चीजें देखना है ये कुल प्रजनन दर देख लीजिएगा पूरा, तो ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बिहार का जो है तुलना किया गया है, बिहार का भी डेटा दिया गया, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बिहार में पर्यटन, इसका जो डिस्कशन होगा नेक्स्ट वीडियो में होगा। अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दें, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू, मिलते हैं न्यू लेक्चर में।